दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य कृषि जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जनरल एग्रीकल्चर में, इन सभी के बारे में। तो आज हम जानेंगे सामान्य कृषि अध्ययन, ठीक है, चैप्टर 1 के बारे में। और इसमें हम बेसिक से जो चीज़ें होती हैं कृषि की, एग्रीकल्चर की, क्रॉप प्रोडक्शन की, एग्रोनॉमी की, तो उन सभी के बारे में हम विस्तार से और शॉर्ट से और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा सभी चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए कृषि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन शब्द होता है। और कौन कौन सा, तो 2 वर्ड से मिलकर बना रहता है एग्रीकल्चर। कौन कौन सा, एगर और कल्चरा भी होता है। अर्थात अगर कहूँ तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा। एगर का जो तात्पर्य होता है वो होता है भूमि से, मृदा से, सॉइल से। और जो कल्चरा होता है उसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कल्टीवेशन से, यानी कि खेती करने से, ठीक है। जिसका यहाँ पे अनुवाद भी किया गया है, जिसका भावार्थिक अर्थ खेत की जुताई से है एवं इसमें वाणिज्यिक अथवा आर्थिक उद्देश्यों के लिए फसल एवं पशुधन उत्पादन करने का विज्ञान, कला एवं व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है एग्रीकल्चर के, कि कृषि क्या है, ये पूछा जाता है। कृषि क्या है या एग्रीकल्चर क्या है। दोस्तों जो कृषि है वो कला एवं विज्ञान, ठीक है, कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट हो चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है तो लैटिन भाषा भी पूछा जाता है इसी के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि विज्ञान, ठीक है। तो कृषि विज्ञान की मतलब अगर उसका साइंटिफिक ढंग से अगर परिभाषा बनाए हम एग्रीकल्चर का, ठीक है, कृषि विज्ञान का, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा या परिभाषिक अगर बनाए हम, तो कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन तथा रेशम उत्पादन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इन सभी का जो अध्ययन है, इन सभी को मिला के एक कृषि विज्ञान या कृषि हम इसे कह सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग कृषि विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम एग्रोनॉमी की जानते हैं, ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी जिसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सस्य विज्ञान होता है। हॉर्टिकल्चर जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उद्यान शास्त्र, ठीक है, और सस्य विज्ञान भी मैं आप ही को पढ़ाऊंगा। और जो पोमोलॉजी है, फल विज्ञान होता है इसका, ये सभी ब्रांचेस है, ठीक है, कृषि के, एग्रीकल्चर के। ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान संबंधित होता है, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान से, सॉइल साइंस मृदा विज्ञान से, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से संबंधित होता है, पैथोलॉजी रोग विज्ञान से संबंधित होता है। हमारे चैप्टर में जो पैथोलॉजी है ये नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगा लेकिन जो क्रॉप्स के रोग रहेंगे, ठीक है, क्रॉप्स की बीमारी वगैरह ये सभी रहेंगे, खरपतवार रहेंगे, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके बारे में अभी इसको हटा देंगे, बाकी हमारे इतना जो बताया मैंने इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन सभी ब्रांचेस के बारे में। नेमेटोलॉजी यानी कि सूत्रकृमि विज्ञान होता है, इसका तात्पर्य इससे संबंधित होता है नेमेटोलॉजी। फॉरेस्ट्री तो दोस्तों वानिकी विज्ञान होता है, इसका तात्पर्य। एग्रो फॉरेस्ट्री तो दोस्तों कृषि वानिकी होता है। मेट्रोलॉजी तो दोस्तों मौसम विज्ञान होता है। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन विज्ञान, ये तो आप सब जानते ही होंगे। डेयरी तो दूध विज्ञान होता है। डेयरी टेक्नोलॉजी दूध प्रौद्योगिकी होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि कृषि अभियांत्रिकी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दोस्तों ये होता है जीव प्रौद्योगिकी। और जो फिशरी होता है ये सभी आप जानते होंगे, मत्स्य पालन से संबंधित होता है। बात करते हैं दोस्तों भारत के कृषि क्षेत्र में विभिन्न कृषि क्रांतियां, ठीक है, रेवोल्यूशन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं हरित क्रांति के बारे में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में चलाया गया था, तो दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में चलाया गया था। श्वेत क्रांति जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों ये दूध उत्पादन के लिए चलाया गया एक क्रांति है, ठीक है, दूध उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए या दूध की जो मात्रा है उसे बढ़ाने के लिए जो श्वेत क्रांति ये चलाई गई थी।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नीली क्रांति की, ठीक है, जिसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो मत्स्य पालन, ठीक है, और जो भूरी या धूसर क्रांति होती है जिसे ग्रे रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित रहता है। लाल जो क्रांति है इसे टमाटर या मांस के उत्पादन के लिए चलाया गया था, रेड रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि जो सुनहरी क्रांति है इसे बागवानी या फिर फल, ठीक है, बागवानी या फल दोनों ले सकते हैं। रजत क्रांति इसे सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, तो दोस्तों इसे अंडा उत्पादन के लिए चलाया गया था। गुलाबी क्रांति जिसे पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो इसे प्याज या फिर झींगा, ठीक है। प्रॉन रिवॉल्यूशन भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। पिंक रिवॉल्यूशन प्याज या झींगा प्रॉन प्रोडक्शन के लिए चलाया गया क्रांति है। पीली क्रांति के बारे में जानते हैं, तो येलो रिवॉल्यूशन, तो तिलहन के क्षेत्र में चलाई जाने वाली ये क्रांति है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो सरसों है, ठीक है। गोल क्रांति जिसे हम राउंड रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये जो क्रांति है ये चलाई गई थी। इसके बाद ब्राउन क्रांति के बारे में जाने हम, जिसे हम ब्राउन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा जो है इन सभी के लिए चलाई जाने वाली ये क्रांति थी। ब्लैक क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन, तो दोस्तों पेट्रोलियम के लिए चलाई जाने वाली ये क्रांति थी। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, तो दोस्तों कपास उत्पादन के लिए, ठीक है, पूछा जाता है ये स्टार पॉइंट दे सकते हैं कि सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन किसके लिए चलाई गई थी, तो कपास उत्पादन के लिए चलाई गई थी। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है, कौन सा, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये तो सिल्वर था अभी गोल्डन हो गया। तो दोस्तों ये जूट उत्पादन से संबंधित है। दोनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों के याद रखिएगा, सिल्वर है वो कपास और गोल्डन जो है ये जूट है। रेनबो रिवॉल्यूशन यानी कि सतरंगी क्रांति, यानी कि जो 7 जो क्रांतियां हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये जो क्रांति है रेनबो रिवॉल्यूशन ये चलाया गया था। बात करते कृषि के विभिन्न उत्पादों की खेती के बारे में, ठीक है, कृषि के विभिन्न उत्पादों की खेती। एग्रीकल्चर, कृषि, हॉर्टिकल्चर, उद्यान एवं सब्जी, पोमोलॉजी जिसमें फल की खेती किया जाता है, ओलेरिकल्चर जिसमें सब्जी की, फ्लोरिकल्चर यानी कि पुष्प में, ठीक है, पुष्प की खेती किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। इन सभी के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है, मैं जब हम हॉर्टिकल्चर का क्लास चालू करेंगे। अभी तो फिलहाल क्रॉपी का चलेगा, एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का। तो हॉर्टिकल्चर का चलाएंगे तो हम इन सभी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। हॉर्टिकल्चर कौन से शब्द से लिया गया है, पोमोलॉजी के जनक कौन है, हॉर्टिकल्चर के जनक कौन है, इन सभी के बारे में। ओके, अभी आप जान लीजिए बेसिक सा, सिंपल सा, ठीक है। अब लाख कल्चर की बात करते हैं तो इसमें लाख का उत्पादन किया जाता है या लाख का खेती भी किया जा सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर, तो सॉरी ये एपीकल्चर है, मिस्टेक हो गया, सॉरी एपीकल्चर है। तो एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन का करते हैं, ठीक है, मधुमक्खी से जो मधु रसम निकालते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद सेरिकल्चर है, तो इसमें हम रेशम उत्पादन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेशम है, ठीक है। इसके बाद पीसी कल्चर है, तो पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन, ठीक है, फिशरी भी कह सकते हैं उसे, लेकिन हम मछली पालन कहेंगे यहाँ पे पीसी कल्चर को। इसके बाद विटिकल्चर, हम अंगूर के उत्पादन को, विटिकल्चर या अंगूर से जो निर्मित शराब होता है, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए हम विटिकल्चर में जाते हैं, या विटिकल्चर का तात्पर्य ही होता है अंगूर का जो शराब बनता है उससे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा जान लेते हैं एर्बोरिकल्चर के बारे में। तो एर्बोरिकल्चर वृक्षों से संबंधित रहता है। सिल्वीकल्चर जो होता है ये वनों से, वनों की खेती से, ठीक है, यही कह सकते हैं हम लोग, वनों की खेती से। सिल्वीकल्चर वनों की खेती से। टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन अगर कह सकते हैं हम, ठीक है, ऊतक संवर्धन ऊतकों से। वर्मी कल्चर यानी कि जो केचुआ है या केचुआ का जो खाद बनता है उससे संबंधित होता है वर्मी कल्चर। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं। जोत का आकार होता है, साधनों की उपलब्धि, व्यवसाय का परिमाण और उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग, ये सभी खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में होते हैं। खेती की प्रणाली के व्यवस्थापन को आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, खेती की प्रणाली को। और वो कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिगत खेती जिसे काश्तकारी खेती,
इंडिविजुअल या ट्रेंसी फार्मिंग भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी कुछ भी पूछ देता है लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। काश्तकारी पूछ देता है तो हमको पता नहीं रहता है, इंडिविजुअल पूछ दे, ट्रेंसी पूछ दे तो वो भी नहीं पता रहता है। इसलिए सभी को याद रखिए कि व्यक्तिगत खेती को काश्तकारी, इंडिविजुअल, ट्रेंसी तीनों के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सामूहिक खेती जिसे हम कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं, और तीसरा है सरकारी खेती जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। चौथा है सरकारी खेती जिसे हम राजकीय खेती कहते हैं, स्टेट फार्मिंग कहते हैं। पांचवा है पूंजीवादी खेती जिसे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग कहते हैं। पूंजीवादी खेती याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछे जाता है। सरकारी खेती याद रखिएगा और व्यक्तिगत खेती याद रखिएगा। याद रखने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। याद आप सबको रखना है आपको, ठीक है, एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसी बात चलिए सामूहिक खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से जाने, संक्षिप्त में जानते हैं। खेती की सामूहिक प्रणाली में फार्म का प्रबंधन तथा स्वामित्व सामूहिक होता है, यानी कि सामूहिक जो खेती अगर कोई भी करता है तो उसमें जितना भी खेती है, ठीक है, तो इसमें फार्म का जो प्रबंधन है, ठीक है, वो तथा जो उसका स्वामित्व होता है वो सामूहिक रूप से होता है, यानी कि समूह में होता है। सभी चीज सभी मिलजुल कर खेती करते हैं और प्रबंधन भी मिलजुल कर ही करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग सहकारी खेती की प्रणाली, यानी कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसे भी डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन से में डिवाइड किया गया है, कौन सी इसके भाग हैं? सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती, काश्तकारी खेती और सामूहिक खेती। ये कोऑपरेटिव फार्मिंग के प्रणाली है, ठीक है, सिस्टम है। पूंजीगत खेती यानी कि चीनी मिलों के पास जैसे हम गन्ने का फार्म लगाते हैं, या जो असम है वह अन्य राज्यों में स्थित चाय की बागान ऐसे फार्म का उदाहरण है जो पूंजीगत खेती है इसका। कृषि तथा अन्य उद्योग एक दूसरे के पूरक उद्योग कहलाते हैं। कृषि तथा अन्य जो उद्योग हैं ये एक दूसरे के पूरक उद्योग कहलाते हैं, क्योंकि एक उद्योग का विकास दूसरे उद्योग के विकास में सहायक होता है। प्रायः किसान अपनी कुल क्षेत्र का 10% भाग खरीफ के चारों को उगाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उगाने में, और केवल 1% भाग पर ही जो रबी का चारा रहता है उसके लिए जगह छोड़ते हैं, स्थान छोड़ते हैं किसान, ठीक है। अब बात करते हैं कि आम की जो संकर प्रजाति है जैसे अम्बिका हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई है। तो ये क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए आम की उपयुक्त संकर किस्म कौन सी है, तो अम्बिका है, ओके। अब केला में सर्वाधिक प्राकृतिक टेट्राप्लाइड होता है, ABB, ओके। और अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू की भविष्यवाणी हेतु सॉफ्टवेयर METVIN2 उपयुक्त पाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये AFO के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्टार पॉइंट दे सकते हो आप। इसके बाद है कि 2011 और 12 में दैनिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता खाद्यान्न 462 ग्राम, अनाज 423 ग्राम व दाल 39 ग्राम, दूध 281 ml एवं जो अंडा है वो 41 नग प्रति वर्ष था, ठीक है, 2011 में। ये तो हो गई 2011 और 12 की। बात करते हैं हम 2018 और 19 की, तो इसके लिए मैं आपको जो न्यू डाटा लेके आऊंगा उसमें जरूर बताऊंगा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत में कृषि विकास प्रथम चरण 1950-68 प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन ERA, द्वितीय चरण 1968 से 88 ग्रीन रिवॉल्यूशन ER, इसके बाद तृतीय चरण जो कि 1988 से अब तक चल रहा है, तो इसे पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ERA के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अपने सभी एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।